नमस्ते, मैं हूं रवींद्र गौतम और आप देख रहे हैं ब्लंटली स्पीकिंग। आप सभी लोगों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। ईश्वर आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे, हेल्थी रहें, स्वस्थ रहें और वेल्दी भी रहें। और जहां तक वेल्थ की बात आती है तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि 2024 में, कैलेंडर ईयर 2024 में शेयर मार्केट कैसा रहेगा। और जब शेयर मार्केट की बात होती है तो हमारे साथ होते हैं एसएमसी ग्रुप के सीएमडी सुभाष अग्रवाल जी। सुभाष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद रविंदर जी। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल से हैप्पी न्यू ईयर टू यू, आपको भी योर शुभकामनाएं फैमिली एंड द एंटायर व्यूअर्स। जी। 2024। सुभाष जी, जैसे हम्म, कल 1 जनवरी थी और 1 जनवरी को शेयर मार्केट ने निफ्टी का न्यू हाई बना के एक तरह से शेयर मार्केट का स्वागत किया। लेकिन आज 2 तारीख को ये मार्केट एकदम से डाउन क्यों हो गई? एक तो मैं ये जानना चाहता हूं दर्शकों के लिए, और ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि 2024 में शेयर मार्केट कैसा रहेगा। जो निवेशक हैं, नए निवेशक हैं, वो खासतौर से वो किस तरह से निवेश करें। तो सबसे पहले बताइए कि आज जो डाउन आई मार्केट, उसके पीछे क्या कारण रहे? आ, देखो रविंदर जी, मैं आपको थोड़ा सा पूरा समझाता हूँ। जी। पहले हम 2023 को लेते हैं। 2023 में हमारा निफ्टी और पीएससी सेंसेक्स 1 जनवरी 2023 से और 31 दिसंबर 2023 का लास्ट 29 दिसंबर को सेशन था 2023। तो ये 20% हमारा निफ्टी बढ़ा है, 19% सेंसेक्स बढ़ा है, मिड कैप 46% बढ़ा है और स्मॉल कैप 55% बढ़ा है। ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये तेजी 2017 के बाद सबसे ज्यादा रही है। हम्म। और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी रही थी। आपने हिडनबर्ग का भी रिपोर्ट देखी थी, अडानी की भी आई थी, है ना? जी। और मॉनसून डेफिसिट भी रहा था, है नहीं? और फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट भी हाइक किए थे, एफपीआई का एक बार विड्रॉल भी हुआ था पैसा। इन सबके बावजूद इंडियन मार्केट, शेयर मार्केट ने दैट काइंड ऑफ रिटर्न 20% निफ्टी बढ़ा, 19% सेंसेक्स बढ़ा। ये एक बहुत अच्छी रिटर्न मानी जाती है 2023 में। 2023 में। और अ, आज मार्केट इसलिए गिरा, मतलब कोई खास बात नहीं है। मतलब प्रॉफिट बुकिंग से थोड़ा-सा मार्केट गिर जाता है। जी। और ये है कि मैं थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, कोई बड़ा रीज़न कोई भी नहीं है। हम इसको पीछे ओके। कोई भी रीज़न लगा सकते हैं, लेकिन हम्म। बड़ा रीज़न कोई भी नहीं है। ये मार्केट, शेयर मार्केट में रोज़ लिया-बेची, डिमांड, सप्लाई, कई छोटे-छोटे बड़े फैक्टर्स होते हैं, तो बड़ा फैक्टर कोई नहीं है। सिर्फ़ प्रॉफिट बुकिंग कह लीजिए, न्यू ईयर की छुट्टी पे जो एफपीआईज़ वग़ैरह होते हैं, वो जी। छुट्टी पे होते हैं, तो बड़े प्लेयर अभी मार्केट में एक्टिव नहीं हुए, तो इसकी वज़ह से कोई ख़ास बड़ा रीज़न कोई भी नहीं है। मतलब 1 दिन की। मैं मतलब ये है कि इंडियन इंडियन इकोनॉमी का यदि आप फैक्टर्स देखें, तो जीएसटी कलेक्शन हमारा बहुत बढ़िया रहा है। अ, प्राइवेट स्पेंडिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर रिवाइव हुआ है। एसआईपी, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स, डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट्स, अ, एफपीआई का 1,49,000 करोड़ रुपए इस 23 के अंदर नेट में आया है। कुछ शुरुआत के 6 महीने में आउटफ्लो हुआ, लेकिन करंट के नेक्स्ट 6 महीनों में पैसा एफपीआईज़ का बहुत तेज़ी से बढ़ा। और एक कारण और है, जेपी मॉर्गन ने अ, जून के अंदर जो हमारा सोवरेन जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ है, जी। ये का इंडेक्स, इसको बॉन्ड के अंदर इसको इंक्लूड कर रहे हैं। तो ओके। ये एक सेंटिमेंट बन रहा है इसकी वजह से कि 25-30 बिलियन यूएस डॉलर वो हमारा आ जाएगा नेक्स्ट ईयर डेट में। इसका मतलब क्या है नेक्स्ट कि ईयर या इसी ईयर 24 में? 24 के अंदर, नेक्स्ट ईयर नहीं, जी। जून में इंक्लूड होगा और नेक्स्ट ईयर आ जाएगा 25 से 30 बिलियन यूएस डॉलर। ओके। इसका मतलब ये है, इतना पैसा यदि डेट में आएगा, और उसके पीछे ब्लूमबर्ग भी एक, उनका भी इंडेक्स फंड है, डेट फंड है,
वो भी इंडिया को कंसीडर कर रहा है। तो यदि वो भी जुड़ जाता है तो 20 बिलियन यूएस डॉलर उसका भी एस्टिमेटेड है, उसका भी उसकी वजह से भी वो पैसा आएगा। ओके। इतना इसका मतलब ये है कि हमारा डेट थोड़ा चीपर हो जाएगा और कॉर्पोरेट को कॉस्ट कम पड़ेगी और डेवलपमेंट और बढ़ेगी। और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आप कह सकते हो 23 के अंदर और जो 24 में भी कंटिन्यू रहेगा। पॉलिटिकल हुँ। स्टेबिलिटी बेटर है, जीएसटी कलेक्शन डे मंथ बाय मंथ इंक्रीज़ हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी फिगर है। और गवर्नमेंट रेगुलेशंस आरबीआई मॉनिटरिंग पॉलिसी सब लोग विश्वास कर रहे हैं, ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है। फेड रिज़र्व ने ये कहा है कि नेक्स्ट ईयर दिस ईयर 24 के अंदर 3 रेट कट करेंगे। तो आरबीआई भी उस को फ़ॉलो करेगा, तो उससे हमारे रेट और कम हो जाएँगे और बोरोइंग सस्ती होगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा बढ़ेगा, कॉर्पोरेट स्पेंडिंग कैपेक्स में बढ़ेगा, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैपेक्स में बढ़ेगा। ये सारे बहुत सारे फैक्टर हैं, जिसकी वजह से 2023 में अच्छा रहा और 2024 भी अच्छा रहेगा। 2024 भी अच्छा रहेगा। तो सुभाष जी क्या आप देखते हैं जैसे तो अभी हम बात कर रहे थे आपने कहा कि 2023 में निफ्टी तकरीबन 20% बढ़ा। तो 2024 की क्या प्रेडिक्शन है 20% बढ़ेगा या इससे ज़्यादा बढ़ सकता है इस बार? नहीं, देखो मैं कंज़र्वेटिव एस्टीमेट और इसको आप देखो, आज हमारा बेस बढ़ गया है। तो हुँ, यदि 15% की ग्रोथ भी 2024 में आती है, जो कि हमारा निफ्टी को 25,000 कर देता है, सेंसेक्स को 83,000 कर देता है। तो मैं समझता हूँ ये इसके आस-पास ही ये हमारा सेंसेक्स और निफ्टी रहेगा। 83,000 सेंसेक्स समझ लीजिए, 31 दिसंबर 2024 तक और 25,000 निफ्टी रहने की संभावना है, आज के एस्टीमेट के हिसाब से। जी। कोई और सुभाष एब्नॉर्मल जी कोई चीज़ होती है। जिस तरह से इलेक्शंस आने वाले हैं और जिस तरह से मौजूदा गवर्नमेंट की बात चल रही है, ऐसा लग रहा है कि मौजूदा गवर्नमेंट रिपीट ऐसा लग ही रहा है, सेंटिमेंट्स अभी ऐसे ही बन रहे हैं कि रिपीट करेगी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आप 25,000 की फिगर बोल रहे हैं, वो इलेक्शन के रिजल्ट के दौरान ही 25,000 हो जाए? पॉसिबल है क्या ऐसा? नहीं, देखो पॉसिबल कुछ भी हो सकता है। मोर लाइकली क्या है, क्योंकि अभी भी अब थोड़ा-सा इंडियन शेयर मार्केट एक्सपेंसिव हो गया है। तो ओके। छोटी-मोटी करेक्शन जैसे आज का भी मार्केट गिरा, तो प्रॉफिट बुकिंग ऐसे चलती रहेगी बीच-बीच के अंदर। मार्केट बहुत मैच्योर हो गया है। सडन हुँ। ऐसा नहीं है, कुछ छोटा बेस हो, तो आप कोई भी पॉजिटिव बड़ा फंड आ जाता है, तो उससे फ़र्क पड़ जाता है। अब इंडियन मार्केट बहुत मैच्योर है। ऐसा नहीं है कि कोई सेंटिमेंट से बहुत ज़्यादा चलेगा, फंडामेंटल बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर रहा है। और जो मैंने कहा ना 15% इज़ वेरी हाई फिगर हाँ, मतलब 15% काफ़ी अच्छी रिटर्न है। हाँ, मतलब सेंसेक्स का 15% बढ़ना बहुत बड़ी फिगर है। जी। और क्योंकि कॉर्पोरेट अर्निंग्स बहुत अच्छी जा रही है, मोर देन एक्सपेक्टेड, है नहीं? तो इससे जीडीपी ग्रोथ हमारी बेटर हो रही है। पहले गवर्नमेंट ने 6.5% एस्टिमेट किया था, हुँ। जो कि लगता है 7% रहेगी। तो इस फाइनेंशियल ईयर 23-24 की। तो और नेक्स्ट ईयर में 6% की प्रेडिक्शन थी, तो हो सकता है 6.5 या उससे ऊपर। और नेक्स्ट 10 ईयर में जीडीपी ग्रोथ हम 7 से 8% उम्मीद कर रहे हैं। और तो 2030 में हम उम्मीद करते हैं कि हमारी इकोनॉमी 7 ट्रिलियन यूएस डॉलर हो जाएगी। 7 और ट्रिलियन यूएस अभी डॉलर हो गए। हाँ, गवर्नमेंट ने मोदी जी ने प्लानिंग कमीशन को दिया था कि आप 2047 तक विज़न डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करें। तो उसपे जो चल रहा है, तो उससे लग रहा है कि आवर इकोनॉमी विल बी 30 ट्रिलियन यूएस डॉलर बाय 2047। 2047 जी। हाँ जी। सुभाष जी जिस तरह से अब क्वार्टर 3 के रिजल्ट आने शुरू हो जाएँगे, तो जो ये क्वार्टर 4 है हमारा, तो अगर हम पर्टिकुलर क्वार्टर 4 की बात करें कि जनवरी, फरवरी, मार्च, बल्कि रादर जनवरी में ही रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग आपको ये मार्केट है, निफ्टी है, ये कहाँ तक आपको दिखाई देता है? देखो अभी मैं जैसे मैंने एस्टिमेट किया कि 15% हम बढ़ेंगे तो हमारा ये 25,000 हो जाएगा। तो इसको आप 1/4 आप करेंगे आज के, है ना? जी।
दैट मीन्स जैसे आज हमारा 21,700 है, जी, तो मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ कि इट शुड बी 25,000। तो 25,000 का 1/4 4,300 हो गया, तो तकरीबन 1,1100 मार्केट बढ़ेगा मार्च पहले क्वार्टर में 2024 तक। पहले हाँ, क्वार्टर में। हाँ, मार्च 2024 तक 1100 पॉइंट एस्टिमेट करके जोड़ लीजिए। जी, 21,700 और 1100, 22,800 के करीब मार्केट हो जाना चाहिए। मतलब 22,000 प्लस 22,800 हो जाएगा। और हाँ जी। जैसे जो जनवरी में जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आते हैं, तो ये भी तो थोड़ा-सा पुश करेंगे जनवरी में मार्केट। क्या 22,000 को टच कर मैं पाएगा? एस्टिमेट कर रहा हूँ कि हमारी कॉर्पोरेट अर्निंग 15% के करीब बढ़ेगी। 15% ओके, पर ईयर ऑन एन एवरेज। तो ये इससे हमारा जीडीपी तकरीबन 7% की ग्रोथ रहेगी। तो और ये सारी एक दूसरे की बेस के ऊपर है कैलकुलेशन। जो मैं 15% आपको ग्रोथ कर रहा हूँ, उसमें असम्पशन ले रहा हूँ, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी, मैं डेट इंक्लूड हो जाएगा, कोई भी वेरिएशन हो जाएगा तो इट विल हैव नेगेटिव इफेक्ट। लेट अस से आई एम अज्यूमिंग कि बीजेपी विल कम इन इन पावर। तो यदि इसमें कोई सरप्राइज हो जाता है, तो मार्केट विल बी डिफरेंट वे। है नहीं? आई एम अज्यूमिंग कि कॉर्पोरेट अर्निंग शुड बी फैंटास्टिक एज इन 2023 इसी प्रकार। जीएसटी कलेक्शन इज रेगुलरली इंक्रीजिंग। Capital expenditure in budget, government will allocate more in capital expenditure. Revival of private capital expenditure in private groups, that is also there. तो मैं assume कर रहा हूँ कि ये भी आएगा। और कोई अनड्यू अन एक्सपेक्टेड कोई चीज नहीं है। दीज आर द चैलेंजेस कि जियो पॉलिटिकल रिस्क है, कोई लड़ाई बढ़ जाती है, तो वो सब रिस्क है। लेकिन मैं नॉर्मल चीजें जो अभी चल रही है, इसको अज्यूम करके चल रहा हूँ कि जियो पॉलिटिकल अभी चल रहा है, यूक्रेन हमास, ये कभी कम हो जाता है, ज्यादा हो जाता है, मिस मैच इन सप्लाई, तो ये सब चीजें चलती भी रहेगी तो भी हम इतना ग्रो करेंगे। कितना ग्रो करेंगे? सुभाष हाँ, जी, एक चीज़ और मुझे बताइए कि जिस तरह से भी कोरोना की बीच-बीच में बात आ जाती है, तो क्या अगर कोरोना वापस आता है, वैसे तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा हार्म करेगा, जिस तरह से वैक्सीन वगैरह सब लोगों ने ले ली हैं। बट उसके बावजूद भी अगर कोरोना का असर बढ़ता है थोड़ा बहुत, तो क्या शेयर मार्केट पे दोबारा से कुछ प्रभाव पड़ सकता है? देखो ऐसा है, उसका इम्पैक्ट पहले की तरह से नहीं आएगा, छोटा-मोटा इम्पैक्ट रहेगा, है नहीं? वो आ सकता है, कभी केसेज़ नंबर ऑफ केसेज़ बढ़ गए, थोड़ा-सा पैनिक सा आ सकता है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा क्योंकि अब हमारे जैसे इंजेक्शन ले चुके हैं लोग, है ना? वैक्सीन ले चुके हैं, तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। बहुत सारे जी, लोगों ने ये है जिन्होंने नहीं ली है वैक्सीन या कोई भी ऐसा है, अब दवाइयाँ भी बहुत रिसर्च हो चुकी है, तो अब इसको कंट्रोल में ही है। नया वेरिएंट भी आ रहे हैं, तो भी वो इसका तोड़ निकाल लेंगे। तो कोई ऐसा नहीं है पहले की तरह पैनिक आ जाए और पैनिक मार्केट में नहीं आएगा। जी। हाँ जी। सुभाष जी, 2 चीज़ें और पूछना चाहता हूँ। एक तो मैं ये पूछना चाहता हूँ निवेशकों की नज़र से कि क्या इस दौरान मार्केट, मतलब आपने पहले ही कहा कि एक्सपेंसिव है काफ़ी, बट उसके बावजूद भी इलेक्शंस को देखते हुए क्या निवेश किया जा सकता है कि भई अभी हम कुछ बाई कर लें और इलेक्शन के रिज़ल्ट के बाद 2-4 दिन बाद बेच दें? तो क्या उसमें कुछ पैसा बनेगा, बन सकता है? देखो ऐसा है रविंदर जी, मैं हमेशा कहता हूँ कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट अवॉइड करें। आप टाइम हमेशा है मार्केट के अंदर एंटर होने का और मार्केट को टाइमिंग नहीं करना चाहिए। जैसे एसआईपी ये मतलब मंथली इन्वेस्टमेंट वो जी, आपकी हर रिस्क को कवर कर रहा है। आपका तेज़ी में भी इन्वेस्ट हो रहा है, मंदी में भी इन्वेस्ट होगा। एवरेज इन्वेस्टिंग हो रही है, तो वो रिस्क को खत्म कर रहा है। यदि आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो यू शुड बी एक्सपर्ट कि भी मैं कौन-सा स्टॉक, कौन-सा सेक्टर है और कितना अमाउंट डाइवर्सिफ़ाई करके ऐसे इन्वेस्ट करना चाहिए। वन टाइम यदि आप कर भी रहे हैं, तो हुँ। मार्केट का टाइम एवरी टाइम देयर इज़ अपॉर्च्युनिटी। ओनली थिंग यू हैव टू फाइंड ए रियल उस टाइम में कौन-सा सेक्टर बेटर लग रहा है। हर टाइम आपको अवेलेबिलिटी है, तो मार्केट में तेज़ी-मंदी रहती है हमेशा। जी। तो और एक जो लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था, जैसे आपने सेक्टर्स की बात करी,
तो 2024 में कौन से सेक्टर्स में ज़्यादा बूम पॉसिबल है? या सब मिल-जुल के ही चलते रहेंगे? नहीं मतलब देखिए किसी टाइम पे आईटी बेटर हो जाता है, कभी फार्मा बेटर हो जाता है, कभी इंफ्रास्ट्रक्चर। लेकिन जैसे बैंकिंग में भी थोड़ा करेक्शन सा था, लेकिन बैंकिंग, फाइनेंस क्योंकि जब भी इकोनॉमी बेटर होती है ना, तो बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर वर्क करता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट होता है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बहुत अच्छा वर्क करता है। उसके रिलेटेड एंसिलरी इंडस्ट्रीज़ भी सब में आता है। जैसे अभी ऑटो डाउन है, लेकिन ये फिर बढ़ जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर के शेयर सीमेंट, एलोकेशन, कोल, है ना, स्टील ये सब वर्क करेंगे। अभी टेम्परेरी डाउन है। तो मैं जब इकोनॉमी इज़ बेटर तो एवरी टाइम यू कैन फाइंड ए सेक्टर और जहाँ इन्वेस्ट किया जा सकता है। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से मैं यही कहता हूँ कि भई बैंकिंग सेक्टर जब भी इकोनॉमी ग्रो कर रही होती है, तो बैंकिंग सेक्टर बेटर बेटर होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया में बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा इन्वेस्ट होना है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर बेटर है। फार्मा फार्मा बेटर है, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ बेटर है। आईटी सेक्टर का एवरग्रीन होता है, क्योंकि ज अब ग्लोबली भी रिवाइवल आ रहा है इकोनॉमी के अंदर, तो डिमांड आईटी के अंदर भी बढ़ती रहेगी, तो आईटी सेक्टर भी बेटर है नहीं? तो मैं समझता हूँ ये सेक्टर सारे बेटर हैं। बाकी यदि कोई नया इन्वेस्टर है तो मैं अगेन कहूँगा कि वो म्यूचुअल फंड या पीएमएस या ईटीएफ है, इनमें इनके थ्रू इन्वेस्ट करें और नहीं तो आप एक्सपर्ट हैं तो आप यू कैन डू योर ओन डिसीजन बट बिल्कुल, जो नए निवेशक हैं वो एसआईपी, और एक म्यूचुअल फंड तेज़ी और के माहौल ईटीएफ के में थ्रू अभी जैसे रिटेल इन्वेस्टर बहुत बढ़ रहा है, ये हुँ, भी एक तेज़ी का कारण है। क्योंकि ओके, लास्ट 3 इयर्स में रिटेल इन्वेस्टर का बेस 12-13 करोड़ हो चुका है और ये और बढ़ रहा है, अभी कहीं रुका नहीं है। कोरोना से स्टार्ट हुआ था, 2020 से इन्वेस्टर बेस बढ़ना और ये कंटीन्यूअस बढ़ता जा रहा है। तो ये भी एक तेज़ी का कारण है। डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड बहुत इन्वेस्ट कर रही है क्योंकि एसआईपी में बहुत पैसा आ रहा है। म्यूचुअल फंड साढ़े 49 लाख करोड़ की ये इंडस्ट्री हो गई है, ये हुँ, दिसंबर के अंदर। तो और ये और इंडस्ट्री बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो ये भी डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड और एफपीआई वगैरह पीछे स्लो हो गए थे, अब दोबारा से एग्रेसिव हो गए हैं। 2024 में भी अज़्यूम कर रहा हूँ कि एफपीआई की बाइंग बनी रहेगी और तेज़ी से इन्वेस्ट करते रहेंगे। और ये जैसे हमारा जो बेस है, ये अभी काफ़ी बढ़ चुका है, इसके बावजूद भी 15% की ग्रोथ हम बहुत अच्छा मान रहे हैं। तो सेविंग्स हमारी बढ़ रही है नहीं? तो मतलब ज में मैं मिड कैपिटल जैसे ये मिड इनकम ग्रुप ये सेगमेंट जी, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। तो दीज़ आर द फैक्टर्स व्हिच increase the economy as well as the market. एज़ वेल एज़ द मार्केट। धन्यवाद सुभाष जी, मैं समझता हूँ कि आपने जो आज जानकारी दी, निवेशकों को एनकरेज किया, उत्साहित किया कि भैया वो निवेश करें और कई बार क्या होता है हम सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा तभी निवेश करेंगे और निवेश जिस तरह से आप एसआईपी की बात करते हो तो ₹500 से भी शायद शुरू करी जा सकती है मिनिमम कि हर महीने आप ₹500 दे दें और इवन अगर मैं देखें कि ₹50 पर डे अगर बचाते हैं, तो भी ₹1500 प्रति माह वो बचत हो जाती है और वो कितनी बड़ी बचत अगर लंबे टर्म में देखें तो वो बच के निकलती है। तो इस तरह से शुरुआत की जा सकती है, जो लोग नहीं कर रहे हैं तो निवेश ज़रूर करें, शुरुआत करें। आपको पीएमएस चाहिए यानी कि सुभाष जी क्या होता है पीएमएस? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस पोर्टफोलियो मतलब मैनेजमेंट सर्विस कई बार इसमें शॉर्ट फॉर्म 50 गायब लाख हो रुपए जाता है। मिनिमम इन्वेस्ट करना होता जी, है, तो जो बड़े ये इन्वेस्टर्स हैं सेबी जो 50 रजिस्टर्ड लाख पोर्टफोलियो रुपीज़ मैनेजमेंट के सर्विस साथ में होता है। करना चाहते हैं तो वो हाँ जी। सर्विसेज़ ले सकते हैं एसएमसी की भी और वहाँ से भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपके कोई प्रश्न हो तो नीचे आप डेफ़िनेटली लिख दें और उसके उत्तर हम सुभाष जी से अगले कार्यक्रम में ले लेंगे। धन्यवाद, नमस्ते सुभाष जी। नमस्कार जी, धन्यवाद जी।